सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इट मींस गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जाना था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इंपोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम जानते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन होता क्या है और आखिरकार हमें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की जानकारी लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। चलिए जानते हैं आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए यहां जानेंगे हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आखिरकार हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसे कि आप जानते हैं न्यूटन के द्वारा जो दिया गया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका जो प्रूफ है ये जो है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से ही हमें ऑब्टेन होता है। उसका जो कैलकुलेशन, उसका जो फार्मूला हम लोग को ऑब्टेन होता है वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से ही होता है। जैसे कि आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट है कि every object in the universe attracts another object with a force. That force is directly proportional to the multiplication of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. चलिए हम जानते हैं कि क्या कहना था उनका। इट मींस कहना था कि दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के, ठीक है, वो सेलेस्टियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, या स्मॉल हो सकते हैं, या बिग हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका आर है। क्या है? आर है। इनकी मास जो है एक का m1 है, दूसरे का मास क्या है आपका m2 है। तो ये जो आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वे फोर्स जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। इट मींस m1 इनटू क्या हो गया आपका m2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इट मींस क्या होगा आर स्क्वायर। ये जो है आपका आर जो जैसे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यही जो है हमको ऑब्टेन होता है कहां से? ये होता है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। चलिए इनकी जानकारी लेने से पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इलिप्टिकल पाथ, इट मींस इलिप्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इलिप्स। यह जो है यह इस तरह का जो शेप होते हैं इलिप्स कहलाते हैं। ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? इलिप्स कहते हैं, जिसमें दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक होता है माइनर एक्सिस, दूसरा होता है आपका मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एक्सिस और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। चलिए यहाँ जो है इसमें दो फोकस पॉइंट होते हैं। क्या होता है इसमें? दो फोकस पॉइंट होते हैं, F1, यह जो है आपका F2 है, जो इसके मीन पोजीशन, इट मींस इसके सेंटर से क्या होते हैं आपका, इसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये दोनों के दोनों जो है आपका इसके सेंटर से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे कि आपका हो गया यहाँ पे लिख सकते हैं CF1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं CF2। ये दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। आया समझ में? और इस तरह के जो शेप होते हैं ऐसे शेप को हम क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इलिप्टिकल। इट मींस दीर्घवृत्त। आया समझ में? क्या बोलते हैं इसको? दीर्घवृत्त। आखिरकार हमें इसकी जानकारी लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? चलिए जानते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप जानिएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आखिरकार क्या होता है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का स्टेटमेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। जैसे कि यह जो पाथ है कैसा है? इलिप्टिकल पाथ है, और इसमें क्या है, यह एक फोकस है, यह दूसरा कोई फोकस है। इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं हम लोग F2। तो इस फोकस पे आपका क्या है? मान लो कि यहाँ सन है। चलिए जानते हैं यहाँ पे इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या है आपका? फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसी का नाम है इलिप्टिकल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसी को बोलते हैं इलिप्टिकल लॉ
ऑफ क्या है आपका इलिप्टिकल लॉ बोलते हैं, इलिप्टिकल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, या क्या बोलते हैं ऑर्बिटल 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 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से भी इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। चलिए जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ये जो है कोई प्लेनेट है, मान लीजिए कि क्या है यह कोई प्लेनेट है, ठीक है, यह कोई आपका क्या है प्लेनेट है, प्लेनेट है, इसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि इसमें कहना है ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है इसका स्टेटमेंट होता है कि ऑल प्लैनेट्स प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन at elliptical path and sun is at the anyone, सॉरी क्या लिख सकते हैं, sun is at any one focus of elliptical path। इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, इलिप्टिकल पाथ इट मींस हुआ कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, लेकिन कैसे पाथ पर, इलिप्टिकल पाथ पर। और जिसमें सन इनके किसी एक फोकस, जैसे कि इसमें कितने फोकस हैं, 2 फोकस हैं, तो इसके किसी एक फोकस पर क्या होता है विराजमान होता है, इट मींस उसके एक फोकस पर क्या होता है वो रिप्लेस होता है। आया समझ में चीज। जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो किस प्रकार के पाथ पर चक्कर लगाते हैं, इलिप्टिकल पाथ पे। मान लेता हूं कि यह अर्थ है तो यह क्या है आपका इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए कि यह क्या है आपका वेनस है, इलिप्टिकल पाथ पे यहाँ पे चक्कर लगा रहा है। ऐसे ही मार्स हो गया, ये भी आपका इलिप्टिकल पाथ पे क्या लगा रहा है आपका चक्कर लगा रहा है, जिसमें क्या है कि सन जो है इसके इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर विराजमान है, इट मींस रिप्लेस है। आया समझ में। वही जो है यह आपका फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब हम जानेंगे सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आखिरकार जो है उसका दूसरा नाम क्या है, फिर जानेंगे हम लोग कि ये जो है इसका स्टेटमेंट क्या है। भाई चलिए जानते हैं। यहाँ पे क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब देखिए ये जो सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को एरियल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग, एरियल, यानी कि एरियल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एरियल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आखिरकार इसका नाम एरियल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्यों रखा गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो है मान लीजिए कि मैंने अभी जस्ट बोला है कि सन जो है किसी एक फोकस पर होता है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है आपका सन है, क्या है आपका सन है। तो यहाँ से एक क्या करते हैं लाइन ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से मतलब कि कोई प्लेनेट है, यहाँ से कोई प्लेनेट है, ए पॉइंट से कहाँ जाता है आपका बी पॉइंट पे जाता है। यह प्लेनेट जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, तो यहाँ जो है टाइम इंटरवल होता है इसका डेल्टा टी। अगर मान लीजिए कि यहाँ जो है आपका ए बी पॉइंट यहाँ सी पॉइंट से डी पॉइंट पर आता है, तो यहाँ जो है इसकी जो टाइम पीरियड होंगी क्या होंगी डेल्टा टी। यानी कि ये जो है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, यह जो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को क्या कर रहा है स्वीप कर रहा है, घेर रहा है, घेराबंदी कर रहा है। आया समझ में। यानी कि इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल। आया समझ में, स्वीप इक्वल एरिया इन द इक्वल टाइम इंटरवल। चलिए जानते हैं। यानी कि जो सेकेंड जो है आपका लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का स्टेटमेंट होगा कि द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम sun to the planet sweeps
क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्वीप्स, स्वीप्स इक्वल, क्या आपका, इक्वल एरिया, एरिया इन इक्वल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन समझे कि नहीं समझे, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे, इसका मतलब है कि एट द कांस्टेंट टाइम पीरियड, एट अ कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम जो है, ये जो एरिया, कौन सा एरिया आपका, मान लेते हैं कोई पॉइंट, क्या है यहाँ पे, वो पॉइंट है ओ ए बी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया, एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ओ, क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी, एरिया, एरिया सी ओ डी, क्या हो जाएगा आपका, एरिया सी ओ डी एट अ कांस्टेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, आया समझ में, इंटरवल ऑफ टाइम। कोई दिक्कत इसमें भैया, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। ये जो है आपका समझ में आया। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, कहने का मतलब समझ गया कि नहीं समझे, कि द लाइन ज्वाइनिंग, इट मींस क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सन टू प्लैनेट्स, यहाँ पे जो है यह प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स जो है चक्कर लगा करके कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद जो है वह जो है कुछ समय बाद जो है चक्कर लगाकर यहाँ पहुंचा सी पॉइंट पर, फिर सी से डी पॉइंट पर पहुंचा, तो इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा यह एरिया और यह एरिया क्या करेगा आपका, इक्वल क्या करेगा आपका एरिया होगा। आया समझ में कि नहीं आया। चलिए यहाँ पे जो है आपका जानते हैं, देखिए जब भी क्या है सन के नजदीक कोई प्लेनेट रहेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करता है, जितना ही नियर होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा काम करेगा, तो वहां एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जब एक्सीलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो भाई उसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आया समझ में, क्योंकि हमें पता है एक्सीलरेशन इज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब जितना ही तेजी से वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंजिंग आएगा, तो उतना ही तेजी से क्या होगा आपका एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा वहां पे फोर्स एक्सर्ट होगा। आया समझ में कि नहीं आया। चलिए देखिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, चलिए मिलाओ इसको। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे भाई, इसको हम लिख लेंगे, स्टार लाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि व्हेन planets come near to when planets come near to sun, the sun its speed, क्या लिख सकते हैं, the sun its speed will be increased आया समझ में, will be increased and vice versa आया समझ में। यानी कि जैसे ही क्या होगा उसके नजदीक होगा उतना ही क्या होगा उसका स्पीड क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, जितना ही दूर जाएगा उतना ही उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए जानते हैं, आया समझ में एक चीज कि नहीं आया। चलिए अब जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या जानेंगे यहाँ पे, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए देखते हैं क्या है आपका थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, आखिरकार क्या है और उसका क्या नाम है दूसरा। आखिरकार इसका नाम जो था एरियल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्यों रखा गया, क्योंकि यह जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया को क्या करता है, स्वाइप करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या चीज, एरियल लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे भाई यहाँ पे थर्ड क्या लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड लॉ of planetary motion, ठीक है। यहाँ जो थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इट मीन जब भी क्या है कि सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो क्या है आपका सन से, ठीक है, सन से कोई जो दूरी है, यानी कि इसका जो मीन डिस्टेंस होता है, मीन डिस्टेंस का क्यूब इसके द्वारा जो है प्लैनेट के द्वारा
लिया गया टाइम पीरियड के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे कोई प्लेनेट है, मान लीजिए कि यहाँ क्या है आपका, कोई पी प्लेनेट है, यह क्या है आपका सन है। कोई दिक्कत इसमें, पी प्लेनेट है, कोई सन है, यहाँ क्या कर रहा है, यह इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ जो है इसका दूसरा नाम है आपका क्या चीज, पीरियड लॉ ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑफ पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोलते हैं इसको, पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कोई दिक्कत इसमें, पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कोई दिक्कत इसमें। चलिए लिखते हैं इसका स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम sun to planet is directly proportional to क्या लिखेंगे यहाँ पे, proportional to क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द time period taken by the planet क्या हो जाएगा, सॉरी क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, क्या लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ planet to taken to complete साइकिल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइकिल, कंप्लीट साइकिल। यानी कि जो है आपका जो साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लिए जाएंगे, यानी कि इसको पूरा चक्कर लगाने में, इस कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, वह टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है क्या है, यानी कि सन से और प्लेनेट के बीच के डिस्टेंस के मीन डिस्टेंस के क्यूब के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस क्या लिख लेते हैं, अगर मान लेता हूं कि इसको, यह जो मीन डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं क्या चीज, आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर। तो आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा भैया, टी का स्क्वायर। आया समझ में, आर का क्यूब, टी का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। यही है आपका थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, और इसी को बोलते हैं पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इट मींस क्या है, इसमें टाइम पीरियड की जिक्र हो रही है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बताओ, पीरियोडिक लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। चलिए हम जानते हैं किस प्रकार से जो है न्यूटन साहब ने थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का यूज करके उन्होंने अपने फार्मूला, जैसे कि क्या आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव किया था। चलिए जानते हैं, यहाँ पे बिना टाइम को हम लोग बर्बाद किए, ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले न्यूटन साहब ने क्या किया, चलिए जानते हैं। यहाँ पे सांसों की जरूरत है से जिंदगी के लिए कि मुझको सनम चाहिए। चलिए यहाँ जो है न्यूटन साहब ने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे, उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन्होंने किया क्या, इसको जो आपका इलिप्टिकल पाथ था उसको उन्होंने मान लिया सर्कुलर पाथ मान लिया। क्या मान लिया उन्होंने, सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई, क्या मान लिया, सर्कुलर पाथ। और यहाँ पे फोकस इसको मान लिया था उसका सेंटर, जहाँ पे क्या है आपका सन है, यहाँ क्या है आपका प्लेनेट है। ये प्लेनेट है, ये क्या कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। उन्होंने मान लिया, एज्यूम कर लिया, तो क्या है यहाँ पे कि उसके अराउंड क्या कर रहा है, यह रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस उन्होंने मान लिया क्या चीज, आर मान लिया। इसको स्मॉल आर हम ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। तो ये बताओ, जब भी क्या है यह मोशन करेगा तो यहाँ पर एक टेंजेंशियल, क्या है आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा भैया, और इसके जस्ट इस डायरेक्शन में
एक एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एक्सीलेशन। ये जो एक्सीलेशन है कैसा एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा? लीनियर एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो वहां जो है एंगुलर एक्सीलेशन क्या होता है आपका? प्रोड्यूस होता है। और एंगुलर एक्सीलेशन और क्या बोलते हैं इसके बीच में क्या रिलेशन होता है? चलिए जानते हैं। ठीक है भाई, यानी कि जो है ये जो है लीनियर एक्सीलेशन जो होता है, लीनियर एक्सीलेशन जो होता है हमारा, मान लेते हैं क्या मानेंगे यहाँ पे? मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है भाई, मास ऑफ प्लेनेट क्या कर लेते हैं? मास ऑफ प्लेनेट लिखेंगे यहाँ पर, लेट लेट मास ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट इज स्मॉल एम एंड इट मूव्स at circular path at circular path which radius is क्या है आपका? स्मॉल r, जिसका रेडियस क्या है आपका? स्मॉल r है। ठीक है, and the object यानी सॉरी the planet moves with v टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या है आपका? v टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन से टेंजेंशियल वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे? v टेंजेंशियल 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 वेलोसिटी। ठीक है, देन क्या लिखेंगे यहाँ पे? देन फोर्स, देन एक्सीलेशन प्रोड्यूस, देन लिखेंगे क्या चीज? एक्सीलेशन प्रोड्यूस इज एक्सीलेशन, देन एक्सीलेशन प्रोड्यूस एलोंग किसके एलोंग एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा भाई बताओ हमको? एलोंग रेडियस along radius, then force then क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? then centripetal force, क्या लिख सकते हैं? centripetal force will be क्या होगा आपका? will be क्या होगा? F क्या लिख सकते हैं? F is equal to क्या होगा? mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r होगा। क्या होगा? mv स्क्वायर बाई r होगा। कैसे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये जो है mv स्क्वायर बाई r क्या है? mv स्क्वायर बाई r क्या है यहाँ पे? m से क्या है आपका? मास है, v से क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और r क्या है यहाँ पे? इसका रेडियस है। जिस क्या है पाथ के अलोंग वह मोशन कर रहा है प्लेनेट, उसका क्या है? रेडियस है। यानी कि यहाँ जो है एक्सीलेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रहा है इसके अलोंग, यह एक्सीलेशन किसके बराबर हो आपका? बताओ हमको। v स्क्वायर बाई r के बराबर है। किसके बराबर है यहाँ पे? एंगुलर, इसको क्या लिख सकते हैं? एंगुलर एक्सीलेशन जो है किसके बराबर है यहाँ पे? v स्क्वायर अपॉन r के बराबर है। कोई दिक्कत इसमें? v स्क्वायर अपॉन r के एंगुलर, यहाँ जो है एंगुलर एक्सीलेशन जो प्रोड्यूस होगा ये क्या होगा आपका? इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें? यानी कि हम क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एंगुलर एक्सीलेशन लिखेंगे भाई। मास इनटू एंगुलर एक्सीलेशन लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? यह जो है लीनियर एक्सीलेशन है भाई। क्या है यह? लीनियर एक्सीलेशन। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे यहाँ पे आपका? जैसे अब यहाँ हम यूज करेंगे एक चीज। क्या यूज करेंगे भाई? जानते हैं। यहाँ हम इसको लिखेंगे, मिटा दो इसको, रहने दो इसको भाई। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि हियर m मास इज कांस्टेंट। क्या है आपका? कांस्टेंट। अगर मास को क्या है आपका? कांस्टेंट मान लिया गया तो f जो होगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं। ठीक है, f जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका किसके? v स्क्वायर बाई r के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत इसमें? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अगर क्या है यहाँ पे मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि किसी प्लेनेट का मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सॉरी क्या बोलते हैं, वेट क्या होता है? हमेशा वेरी करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से वह वेरी करता है। तो मास यहाँ जो है प्लेनेट का रहेगा कांस्टेंट। तो इस केस में जो है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? v स्क्वायर
अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें पता है कि v यानी कि वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन t हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 2 पाई r अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा। कैसे, यहाँ जो है v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी 2 पाई क्या लिख सकते हैं, 2 पाई r अपॉन t, यानी कि क्या लिख सकते हैं बताओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पीरियड। क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पीरियड टू कंप्लीट द वन कंप्लीट साइकिल। इट मींस क्या है, टोटल टाइम पीरियड जो होगा t के बराबर है। ठीक है, यानी कि जो है वन साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, t टाइम लगाता है। हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वो मतलब t टाइम लगाता है। कोई दिक्कत इसमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हियर 2 पाई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 2 पाई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट सो दैट, यहाँ लिख सकते हैं सो दैट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपका बताओ, r डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। कोई दिक्कत, हम क्या करेंगे अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे भैया स्क्वायरिंग कर लेते हैं। दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, यहाँ दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका r स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत। अब एक और काम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऊपर और नीचे क्या कर लेंगे, r से मल्टीप्लाई कर लेंगे और r से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे r से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि r डिवाइडेड बाय r। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं ना है। चलिए यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, सर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r का क्यूब डिवाइडेड बाय t r, सर क्या होगा आपका t स्क्वायर कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर जो होगा v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r का क्यूब t स्क्वायर r। अब हम जानते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या होता है, कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट्स, सॉरी क्या है जो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द ट्वाइलाइट, ओ सॉरी भाई, टू द प्लैनेट क्या होगा आपका, to the planet is square of is directly proportional to the square of the time period। क्या होता है आपका is directly proportional to the square of time period। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे v क्या हो जाएगा आपका v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि इस वैल्यू को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, इस वैल्यू को क्या मान सकते हैं हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, यानी कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r के। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/r के। ठीक है, हियर हम लिखेंगे हियर r the q divided by t square is a constant according to Kepler's, क्या लिखेंगे according to Kepler's law of planetary motion, Kepler's law of planetary motion, planetary motion। कोई दिक्कत इसमें, प्लैनेटरी मोशन कोई दिक्कत है क्या, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्या मानेंगे इसको इक्वेशन 2। चलिए अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन 2 को रख देंगे, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या करेंगे रख देंगे। चलो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सॉरी क्या लिखे थे, यहाँ पे लिखे हुए थे आपका v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, यानी कि इसको मान लिए थे इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 कैप्ट इन इक्वेशन 1, यहाँ लिख लेंगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1/r डिवाइडेड बाय r, यानी कि जो है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। आया समझ में, यह प्रूव हो गया, प्रूव्ड। इसी को बोलते हैं क्या चीज स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं, इनवर्सली
क्या है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। इट इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर कौन सा लॉ है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स कोई दिक्कत इसमें? यह क्या कहलाएगा आपका? इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये जो है आपका फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑब्जेक्ट। आया समझ में? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इस इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। किसको बताओ हमको? ग्रेविटेशनल फोर्स को। किसको बोलते हैं भाई? बताओ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। कोई दिक्कत इसमें? इट मीन्स इसको लिख सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आया समझ में? आ गया समझ में भाई? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत? मिटा दो इसको। चलिए इस तरह से इसको हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम जानेंगे आपका फ्री फॉल मुक्त पतन मुक्त पतन ना कि शीघ्र पतन। चलो भाई, ये जो है हमारी देश की जो नवयुवक है, ठीक है, वो विशेष रूप से आज के पीरियड में जो है अर्ली डिस्चार्ज से परेशान है। इसको बोलते हैं हम लोग शीघ्र पतन। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे शीघ्र पतन के बारे में नहीं जानेंगे। यहाँ हम जानेंगे क्या चीज? आपका मुक्त पतन, फ्री फॉल। ठीक है, देखो भाई, शीघ्र पतन में भी यहाँ किसका कमाल है भाई? ग्रेविटेशन का ही कमाल है। समझ में आ गया? कैसे मैं बतलाऊं? कैसे? चलो बता रहा हूं कैसे। जैसे कि चलो यहाँ पे छोड़ो, उसके बारे में क्या चर्चा करना। कौन सा मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ? अगर बायोलॉजी पढ़ा रहा होता तो मैं बता भी देता। चलो यहाँ जानेंगे क्या चीज? फ्री फॉल जानेंगे भाई। क्या जानेंगे? फ्री फॉल इट मीन्स क्या है? फ्री फॉल मीन्स क्या होता है? मुक्त पतन ना कि शीघ्र पतन। ठीक है, क्या है आपका? मुक्त पतन। मुक्त पतन कहने का मतलब क्या है? कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जब अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स गिरती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और उसी को कहते हैं मुक्त पतन। क्या कहते हैं उसको? मुक्त पतन। जैसे कि तुम छत पर से जंप मार लो, क्या है? गर्लफ्रेंड के चक्कर में छत पर से जंप मार लो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मुक्त पतन। ठीक है, हो गया? उसको क्या बोलेंगे भाई? मुक्त पतन। जैसे ही क्या है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में, जैसे बहुत सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, आजकल के क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए गर्लफ्रेंड से झगड़ा उगड़ा करके फिर उसके बाद छत पर से जंप मार लेते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो है बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना गर्लफ्रेंड मिलती है, ना जीवन रहता है, ना कुछ रहता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड किसी और के हाथ में चली जाती है, वो अपना जीवन खुशहाली पूर्वक बिताती है और आप क्या है, सीधा स्वर्गवास हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन जानेंगे। क्या जानेंगे भैया? डेफिनेशन समझते हैं? परिभाषा। इट मीन्स क्या है? परिभाषा। लिखेंगे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls from a height। क्या है? a height towards the earth due to क्या लिख सकते हैं? due to its अरे भैया क्या लिखेंगे? ड्यू टू इट्स क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी
हियर यहाँ लिख सकते हैं पोस्ट में, हियर नो रजिस्टिव, हियर नो एयर रजिस्टिव, क्या लिखेंगे एयर रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, एयर रजिस्टेंस, हियर नो एयर रेजिस्टेंस वर्क, ठीक है। यानी कि क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसके वजह से गिरता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से किधर गिरता है, टुवार्ड्स द अर्थ गिरता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इज सेड टू बी फ्री फॉल, इज सेड टू बी फ्री फॉल। आया समझ में भैया, इसको क्या कहेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा बताओ, ये जो है ड्यूरिंग द फ्री फॉल क्या होता है, एग्जाम्पल में क्या लिखा जा सकता है, बताओ भाई। एग्जाम्पल में स्टोन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए स्टोन थ्रो ए स्टोन थ्रोज फ्रॉम ए बिल्डिंग हो जाएगा। लिख सकते हैं एक स्टोन को क्या है आप बिल्डिंग से थ्रो करते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। व्हेन यू क्या लिख सकते हैं, व्हेन यू जंप फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं, व्हेन यू जंप फ्रॉम कहाँ से, व्हेन यू जंप फ्रॉम ए बिल्डिंग अब भाई एक बात है, क्या हुआ है कि जैसे कि आप देखे हैं कौन सा जो है चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखे हैं, चांदनी चौक टू चाइना, जिसमें क्या है अक्षय कुमार जी क्या करते हैं कि एक छाता लेकर के जंप मारते हैं वहां जो बिल्डिंग से, तो वो जो है क्या फ्री फॉल है कि नहीं है, अगर है तो यस कमेंट करके भेजिए, अगर नहीं है तो नो कमेंट करके भेजिए, अगर नहीं है तो उसका जवाब देना है क्यों नहीं है, अगर है तो उसका भी जवाब देना है क्यों है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ जो है ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब देखो हेलीकॉप्टर से जो जंप लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो जो जंप लगाते हैं लोग एरोप्लेन से डाइव करते हैं एयर में, वो जो है एयर में जो डाइव करते हैं डायरेक्टली क्या करते हैं जंप करते हैं वहां से, तो उसको हम वो जो है कैसा होता है आपका, वो भी फ्री फॉल होता है, ठीक है, लिखेंगे ए पर्सन डाइव, क्या है आपका डाइव, a person drive in air from aeroplane क्या आपका एरोप्लेन, AER होता है, क्या एरोप्लेन होता है, ठीक है भाई। क्या है जब भी कोई पर्सन क्या करता है ऊपर से ड्राइव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइव करता है, जो नीचे की तरफ जंप मारता है तो उसे हम, वो जो है आपका फ्री फॉल का एग्जांपल है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखते हैं फ्री फॉल के दौरान क्या क्या होता है। देखो जब फ्री फॉल के दौरान जो है आपका, फ्री फॉल के दौरान क्या क्या होगा भाई, ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या है, ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म क्या होता है आपका, ड्यूरिंग फ्री फॉल जो है एक्सीलरेशन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है। और वेलोसिटी क्या होती है उसकी, बताओ भाई, उसकी वेलोसिटी हर सेकेंड जो है इक्वली क्या करता है आपका, इंक्रीज करता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उस पीरियड में क्या है उसकी वेलोसिटी इक्वली क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि हाँ क्या है कि दूसरा लिखेंगे ड्यूरिंग फ्री फॉल वेलोसिटी ऑफ
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट velocity of object gradually increase with a constant velocity. Gradually increased increases with constant magnitude. क्या होता है आपका? एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से क्या होता है आपका? ग्रेजुअली कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कोई दिक्कत इसमें? क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उस पीरियड में क्या होता है भाई? ग्रेजुअली ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नीचे की तरफ जब गिरता है तो वहां पे जो है उसके मैग्नीट्यूड जो है कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं? चेंज होते हैं। मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज करते हैं, हमेशा क्या होते हैं? हमेशा इंक्रीज करते हैं। अगर मान लो 9.8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से गिर रहा है ऑब्जेक्ट, तो अगले सेकेंड जो होगा आपका 19 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 19.6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसका अगले पॉइंट उसमें 9.8 को ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा। आया समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार से जो है यानी कि ये अगले सेकेंड में हो जाएगा आपका 29.4 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 29.9918 ठीक है। 6 क्या है आपका? 8 से 14 हो गया, 9 9 18 1 19 ठीक है भाई। तो ये जो है आपका क्या करेगा? आपका हर एक सेकेंड जो है इसके वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ग्रेजुअली वो इंक्रीज करता है। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत? अब चलिए, अब हम नेक्स्ट जानेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? चलिए भाई जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ लिखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है भाई? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आया समझ में? यानी कि इसका मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या मतलब होता है भाई? गुरुत्वीय त्वरण। इट मींस क्या है? जब गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वहां जो है एक तरह का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसी एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? उस एक्सीलरेशन को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए देख लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। कभी कभी मेरे मोबाइल में दिक्कत हो जाती है भाई। चलिए चल रही है, थैंक यू भाई। चलो भाई, यहाँ जो है इसको क्या लिखेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल। क्या होता है? फ्रीली फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली क्या होता है आपका? फॉल होता है तो देन एक्सीलरेशन क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन फ्रीली फॉल टुवर्ड्स द, क्या लिखेंगे यहाँ पे? फ्रीली फॉल टुवर्ड्स क्या का? टुवर्ड्स the earth a force of gravity क्या है? involve a force of gravity involve due to which acceleration produce in the object। acceleration due to which acceleration क्या लिखेंगे? acceleration produce। acceleration समझ रहे हैं ना? acceleration produce क्या आपका? acceleration produce due to which acceleration produce, that acceleration is called, लिखेंगे due to which acceleration produce, that is called, लिखेंगे that acceleration is called, that acceleration is called क्या कहलाएगा? acceleration due to gravity। आया समझ में? कि ये जो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है फ्री फॉल
अर्थ के टुवार्ड्स गिरता है तो उसमें एक त्वरण क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और वैसे त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वैसे त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट मींस क्या है, गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। इट मींस क्या है कि देखो भाई, ये जो है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान चलिए जानेंगे, इसका मान जानेंगे। पहले इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय भाई, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। किस चीज से डिनोट करते हैं इसको भैया, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं यहाँ पे, स्मॉल जी से। आया समझ में, चलिए जानिए, मिटा दे, मिटा इसको, लिख लिया भाई। चलो ये जो है आपका कि हारे 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 हम तो दिल से हारे, हो गया। चलिए ये जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत इसमें, वेक्टर यह कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी है बताओ भाई, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है, प्रॉपर डायरेक्शन होता है। ये जब भी होगा क्या होगा, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स होगा, क्या बोलते हैं, या तो वर्टिकली होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड या तो वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड या तो वर्टिकली अपवर्ड। ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ। जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो उस पीरियड में कुछ अलग होगा, यानी कि इसका वैल्यू जो है डिक्रीज करेगा। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो उसका वेलोसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इट मींस ये तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, क्या है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जो है अर्थ के सरफेस पे जो है आपका, इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका वैल्यू क्या है आपका, वैरी करता है। जानेंगे इसके बारे में हम लोग, लेकिन चलिए कुछ इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। ये है, ठीक है, ये है आपका किस प्रकार क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, इसकी एसआई यूनिट होती है, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, यूनिट ईच क्या होता है भाई, एसआई यूनिट ईच क्या होगा बताओ हमको। इसका एसआई यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज, इट्स वैल्यू, वैल्यू इज, इसकी वैल्यू क्या होती है, इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। चलो भाई चलिए अब इसको हम लिखेंगे, देखिए ये सारी चीज को हम, ये सारी चीज क्या है। अब बता एक और चीज है, चलिए इसका हम कुछ डेरिवेशन करते हैं। इसका क्या करेंगे हम लोग, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, फिर हम समझेंगे कि आखिरकार होता क्या है। और इसकी वैल्यू जो है किस प्रकार वैरी करती है ये भी जानेंगे। चलिए इसका डेरिवेशन मान लेते हैं क्या है, अर्थ के सरफेस की हम बात करते हैं। यह अर्थ है, क्या है आपका, यह अर्थ है। इसमें दो तरह का रेडियस है, एक पोलर रेडियस है, एक इक्वेटोरियल रेडियस है। कौन सा है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं पोल, पोल बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ये है पोल। अर्थ जो है क्या है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड मींस क्या होता है, थोड़ा सा चपटा टाइप का है, नारंगी की तरह है, नारंगी की तरह, समझ आए ना। ये जो है नारंगी के शेप का है, ठीक है। तो ये अंडा का शेप का नहीं है भैया, अंडा नहीं समझने का इसको, अंडा का फंडा नहीं, इसको समझना है आपको क्या चीज, यह नारंगी के शेप का होता है भाई। कैसा होता है, नारंगी के शेप का। तो ये जो है आपका, मान लेते हैं कि ये जो है आपका पोलर, इसको पोल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। तो यह जो ऑब्जेक्ट है इसकी मास क्या है, एम है। इसका मास जो है, मास ऑफ अर्थ क्या है, एम ही मान लो, ठीक है भाई। इसकी रेडियस क्या होंगी, इसकी रेडियस जो है, ठीक है भाई, इसकी रेडियस क्या होंगी, आर ई ले लेते हैं, आर ई, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस होंगी, इसकी डिस्टेंस हम ले लेते हैं क्या चीज, इसकी डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर से लेंगे। कहाँ से लेंगे भाई, अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के सेंटर से। ये जो डिस्टेंस हम ले लेते हैं, क्या ले लेंगे यहाँ पे, इस डिस्टेंस को लिखेंगे h, क्या लिखेंगे यहाँ पे h, क्या लिखेंगे यहाँ पे h। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व करके समझते हैं क्या होता है। लेट
लेट कंसीडर सर क्या लेट मास ऑफ क्या लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m and it is each distance from center of earth here mass of earth इज कैसा है भाई मास ऑफ अर्थ क्या है यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो है कैपिटल एम ई है क्या है यहाँ पे कैपिटल एम ई है एंड इट्स रेडियस इज आर क्या है यहाँ पे रेडियस इज आर ई ठीक है क्या है इसकी रेडियस आर ई है ठीक है कोई दिक्कत इसमें तो हम यहाँ पे जो है देखो जितनी भी जैसे कि आपका क्या है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद अ फोर्स दैट फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आया होता है ना भाई ये होता है चलिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे यहाँ पे भाई अकॉर्डिंग टू तो क्या है ग्रेविटेशनल क्या लिख सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूएलजी इट मींस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूएलजी क्या लिखेंगे यहाँ पे यूएलजी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ठीक है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स क्या है आपका फोर्स लिख सकते हैं एफ क्या है आपका ये होगा आपका एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर कोई दिक्कत है भाई कोई दिक्कत है इसमें नहीं है कोई भी दिक्कत है क्या नहीं है हम यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं अब देखो भाई अब जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं क्या है आपका जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे अगर फ्रीली उसको छोड़ दिया जाए क्या है जब उसको छोड़ेंगे तो वह ऑब्जेक्ट क्या है अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स गिरेगी फ्री फॉल करेगी तो उस समय ये जो एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा वह एक्सीलेशन क्या होता है एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है भाई एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसकी वजह से जो क्या है आपका जिसकी वजह से फोर्स इस पर प्रोड्यूस होता है यानी कि लिखेंगे कि व्हेन इसको लिख लेते हैं इक्वेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज freely fall then force will be क्या लिखेंगे भाई फोर्स विल भी क्या होगा यहाँ हम क्या लिखेंगे लिख दूँ इसको फोर्स विल भी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mg हो जाएगा फोर्स इस पर कौन सा काम करेगा एम एक्सीलेशन कौन सा प्रोड्यूस होगा जी एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा ये जब है नीचे की तरफ गिरेगा तो किस एक्सीलेशन से गिरेगा यह जी एक्सीलेशन से गिरेगा कि नहीं गिरेगा भाई या इसको हम लोग अपने मर्जी से ए एक्सीलेशन भी मान सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं कुछ भी ये जो है जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो कैसे एक्सीलेशन से गिरेगा जी एक्सीलेशन से तो यहाँ पे जो होगा आपका क्या हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम जी इसको मान लेते हैं यहाँ ये दिख रहा है जी एफ इज इक्वल टू एम जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना F is equal to mg इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 मान लेते हैं क्या मानेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2 कोई दिक्कत इसमें चलो भाई इसको लिख लेते हैं अब देखो क्या करेंगे बोथ इक्वेशन इज इक्वल और अपोजिट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है लिखेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या जाएंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन NLM लिख सकते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक तुम ही जानते हो NLM के बारे में बच्चा अपन भी जानता है अपन समझ में आ गया अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है एवरी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं
every object exert force on the another object, that force is the equal or opposite। यानी कि क्या है आपका, all object जो है क्या करते हैं, यार इक्वल और अपोजिट फोर्स क्या करते हैं यहाँ पे एग्जर्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है आपका, क्या होता है उसका कहने का मतलब है कि all object there have equal or opposite action reaction force। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? चलिए यानी कि लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एफ, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे एम जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी एम ई एम डिवाइडेड बाय एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी कि कहने का मतलब है एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल और अपोजिट रिएक्शन। इट मींस ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ m से m को गोली मार देंगे यानी कि काट देंगे, यानी कि g इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया, g इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे g यानी कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। अब भैया h की जगह को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है हम h की जगह पर हम लिख सकते हैं r, क्या लिख सकते हैं, r ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे h जो होगा, h होगा हियर h क्या होगा आपका आर ई के बराबर होगा। यहाँ पे क्यों, क्यों आखिरकार क्यों, अच्छा बताओ, जो इसकी जो रेडियस होती है कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर मान लेता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर के हाइट पे रखा गया है, 6 मीटर के हाइट पे रखा गया है, या 500 मीटर के हाइट पे रखा गया है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा उसमें, कोई फर्क पड़ेगा। रेडियस कहाँ है उसका, 6400 किलोमीटर है। अब 500 और 600 और 200 किलोमीटर, सर क्या बोलते हैं यार, सॉरी क्या है, 500 मीटर और 700 मीटर क्या मतलब कोई मायने रखता है क्या, कोई मायने रखेगा? 500 मीटर 600 मीटर कोई मायने नहीं रखेगा। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर कोई मायने रखेगा? 6400 किलोमीटर के लिए नहीं मायने रखेगा। इट मींस क्या है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ई लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर ई, यानी कि जी यहाँ पे होगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, यही तो होता है, यही रिलेशन होता है। क्या होता है भाई, यही रिलेशन होता है, यानी कि एवरी एक्शन है इक्वल अपोजिट रिएक्शन। उधर मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा मे बी, ठीक है। यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है तो भी फोर्स उस पर एग्जर्ट करता है, वो भी कितना फोर्स होता है, इक्वल और अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है। चलो डिफिनीशन बोलने में गलत हो सकता है भैया, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि आप उन गलत जानता है, नहीं जानता है, सब जानता है आप, ठीक है। यहाँ जी हो गया, ठीक है, कोई बात है इसमें, है कोई दिक्कत है इसमें। यहाँ जी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। ये जो है आपका, देखो भाई एक चीज है इसमें, क्या दिखाई दे रहा है आपका, जी जो है यहाँ जो यूनिवर्सल कांस्टेंट पर डिपेंड है ना। जी जो है आपका मास ऑफ प्लैनेट, इट मींस मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड है। जी जो है रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड है, इट मींस रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड है। अगर यही चीज मैं लिख दूं किसी प्लैनेट के लिए, यानी किसी प्लैनेट के लिए जीपी यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द प्लैनेट, जीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द प्लैनेट। ये जो होगा आपका जी एमपी मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय आर पी का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये जो है आपका जी का वैल्यू क्या है, किसी प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, किसी प्लैनेट के रेडियस पर यह डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अब चलिए जानते हैं किस प्रकार से यह डिपेंड करता है, लिखते हैं इसके बारे में। चलिए लिखेंगे, ये एक चीज है इसमें, हो गया, देखिए लिखेंगे here acceleration due to gravity, acceleration due to gravity do not depend, क्या लिखेंगे यहाँ पे, does not depend upon मास ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है भैया। ये मास जो है कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया है। क्या है, इस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है।
नहीं ना कर रहा है, तो ये जो नहीं कर रहा है, क्या जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर यह डिपेंडेंट जरा सा भी नहीं है ना। ये किस चीज पर डिपेंडेंट है, चलिए लिखते हैं, लिखेंगे कि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड अपॉन, लिख मिटा दो इसको, डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल जी एंड कैपिटल जी कोमा मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ क्या चीज हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ प्लैनेट। समझ में आ गया भाई, रेडियस ऑफ प्लैनेट समझ में आ गया। इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, किस चीज पर, जी पर। तो जी पर तो डिपेंड करे या नहीं, जी पर डिपेंड करने का मतलब क्या बनता है भाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो किसी भी प्लेनेट के लिए सेम ही रहेगा, ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये तो किसी भी प्लेनेट के लिए सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। आया समझ में, जब कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं दिखेगा तो क्या है कि इस पर डिपेंड करता ही है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ये सारी चीज। अब चलिए जानते हैं कैसे किस पर डिपेंड करता है, कैसे किस पर डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे जो है, यहाँ जो है जी का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ लिखेंगे एक्सीलरेशन यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्लैनेट, कोई दिक्कत इसमें। यानी कि जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम, यानी कि मास ऑफ प्लैनेट जितना ही ज्यादा होगा ए है उतना ही ज्यादा होगा, कोई दिक्कत इसमें, जितना ही ज्यादा होगा या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन क्या मास ऑफ प्लैनेट जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना भाई, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर अलग अलग बात करते हैं जब क्या है कि अगर वहीं पे आपका रेडियस दोनों का क्या दिया रहेगा, सेम दिया रहेगा। मान लो कि दो प्लेनेट है, दोनों का क्या है आपका रेडियस सेम है, दोनों का मास क्या है आपका अलग अलग है, उस पीरियड में जो है आप कैसे निकालिएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो होगा उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उससे आराम से इजीली निकाला जा सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलो मिटा दो इसको, मिटा दो। अब उसके बाद जो है आपका लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखेंगे यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड, सर क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसके होगा भैया, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट, क्या होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट, कोई दिक्कत इसमें भैया। स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस क्या है, जी का वैल्यू लिख सकते हैं जीपी, यहाँ पे जीपी लिख लो भैया, जीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² पी। इट मींस आया समझ में, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ रेडियस, ठीक है। इट मींस क्या है कि अगर रेडियस में इंक्रीजमेंट आता है, मास क्या है उसका कांस्टेंट है, अगर रेडियस में क्या आएगा आपका इंक्रीजमेंट आएगा, तो उस पीरियड में इसकी वैल्यू क्या आएंगी, कम होंगी। रेडियस में जब इंक्रीजमेंट होगा तो इसकी वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होंगी, कम होंगी। वहीं जो है रेडियस उसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है, जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला
क्या होगा, घटेगा। जब नीचे वाला घटेगा तो ऊपर वाला बढ़ेगा। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत इसमें? चलो यहाँ पे हम समझते हैं भैया। देखो जैसे कि ये जो है आपका क्या करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वैरी करता है। क्या करता है? प्लेस टू प्लेस, ठीक है। क्या करता है आपका? वैरी करता है। इसका चंद्रमा का वैल्यू कुछ अलग होता है, और उसके बाद जो है आपका इसका अर्थ पे वैल्यू कुछ अलग होता है। अब अर्थ के अलग अलग प्लेस पर भी इसका वैल्यू क्या होता है? वैरी करता है भाई। कैसे करता है वैरी? चलिए जानते हैं। आप मिटाओ इसको, मिटा दूं, जानेंगे यहाँ पे। देखो अर्थ के पास दो तरह के रेडियस है। अर्थ के पास क्या है यहाँ पे? दो तरह का रेडियस है। एक होता है आपका पोलर रेडियस। चलो इसको मिटा दो भाई। एक लिखेंगे यहाँ पे पोल, यानी कि क्या है यार? पोलर रेडियस। ये जो है आपका पी आर ई बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग इक्वेटोरियल रेडियस। क्या बोलेंगे? आर ई बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि अर्थ के पास कितने रेडियस हैं? दो तरह के रेडियस है, ठीक है। जानिए यहाँ पे वेरिएशन, क्या लिखेंगे? वेरिएशन, वेरिएशन इन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है? वेरिएशन, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। क्या है आपका? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता है आपका? वेरिएशन ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। चलिए जानते हैं कैसे। देखिए यहाँ जो है आपका हम जानेंगे कि जो इक्वेटोरियल रेडियस होता है या पोलर रेडियस क्या होता है। जो अर्थ का पोलर रेडियस, यानी कि पोलर, क्या लिख सकते हैं? पोलर रेडियस, अर्थ हैज, लिखेंगे अर्थ, द अर्थ हैज, द अर्थ, अर्थ हैज टू रेडियस, रेडियस। कितने रेडियस होते हैं? टू रेडियस। दैट इज, क्यों होते हैं दो रेडियस? क्यों होते हैं? बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज इट इज फ्लैटेंड। क्या होता है आपका? फ्लैटेंड इन से, फ्लैटेंड एन, क्या होता है? फ्लैटेंड टी एन डी, फ्लैटेंड होगा, फ्लैटेंड इन से, इन से, ठीक है। सो दैट इट हैज, लिखेंगे सो दैट इट हैज, इट हैज, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पोलर रेडियस। क्या है आपका? पोलर, पोलर रेडियस, रेडियस। क्या है आपका? पोलर रेडियस। अब देखो भाई पोलर रेडियस को क्या बोलते हैं? यहाँ पे आरपी बोलते हैं। पोलर रेडियस जिसकी क्या है आपका? पोलर रेडियस कितना होता है आपका? ये होता है आपका 6357 किलोमीटर एप्रोक्स होता है। एप्रोक्स 6357 किलोमीटर होता है। और ये जो है आपका क्या है? आपका इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रेडियस। ये जो है भाई, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? आर ई बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6300, यानी 6300 क्या है? 77 किलोमीटर, 77 किलोमीटर, 6377 किलोमीटर होता है अप्रोक्स। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? इन दोनों के बीच में 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने का है? 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। आया समझ में? इन दोनों के बीच में पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस के बीच में कितने का डिफरेंस है? यानी 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी कि जो है इक्वेटोरियल रेडियस कितना बड़ा है इससे? 25 किलोमीटर बड़ा है। समझ में आ गया? 25 किलोमीटर क्या है यहाँ पे? बड़ा है। तो यहाँ जो होगा इसको हम लिख सकते हैं कि आरपी इज स्मॉलर देन, क्या होगा आपका? आर ई होगा। तो यहाँ लिखेंगे जीपी इज ग्रेटर देन जी ई होगा, जी ई होगा। आया समझ में? क्यों? क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन, बिकॉज यहाँ लिखिएगा बिकॉज, बिकॉज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका
इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका 1/r² के होता है, r यानी कि rp स्क्वायर के बराबर होता है। सर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि rp का वैल्यू क्या करेगा, सॉरी rp लिख रहे हैं यहाँ, हटा इसको। यहाँ जो है r के क्या होता है, r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि rp का वैल्यू अगर यहीं अगर छोटा है, जिसके वजह से यहाँ पर जो है क्या होगा, gp का वैल्यू क्या होगा आपका, बड़ा होगा, यानी कि पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या है, इक्वेटर। ठीक है, एज कंपेयर टू इक्वेटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मिटा दो इसको मिटा दो इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे लिखेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर टू पोल। क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल इज, लिखेंगे ऑन पोल इज ग्रेटर देन क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट, क्या लिखेंगे, ऑन द इक्वेटर क्या आपका इक्वेटर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, बिकॉज यहाँ पे कारण क्या है, बिकॉज क्या कारण है, बिकॉज यहाँ कारण है आपका rp इज स्मॉलर देन क्या है यहाँ पे, re है, यानी कि इक्वेटोरियल रेडियस ग्रेटर देन पोलर रेडियस। कोई दिक्कत इसमें, यानी कि जब पोलर रेडियस क्या है आपका छोटा होता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई दिक्कत इसमें, आया समझ में आया। यानी कि जो है अर्थ के सरफेस पे भी यह क्या करता है आपका, वैरी करता है, समझे, अर्थ के सरफेस पर भी यह क्या करता है आपका, वैरी करता है भैया। तो यहाँ नेक्स्ट हम जानेंगे इसके बाद कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या जानेंगे यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या आपका, ग्रेविटी ऑन द अर्थ ऑन द अर्थ। अच्छा भैया, अर्थ पे क्या निकालना है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। कहने का मतलब है कि अर्थ मास होता है, अर्थ का मास क्या होता है, एमी क्या होता है आपका, पता हमको, मास ऑफ अर्थ होता है आपका 6 × 10⁻24 kg होता है। और यहाँ पे देखो मास ऑफ क्या होता है आपका, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, ये लगभग होता है आपका, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है भैया, RE, इसको क्या बोल सकते हैं, RE, रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है 6400 किलोमीटर, क्या होता है आपका 6400 किलोमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻, कितना 6 मीटर के बराबर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ जी का वैल्यू क्या होता है भाई, जी का वैल्यू जो होता है 6.6 होता है 6.67 × 10⁻, क्या होता है आपका -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो निकालना है हमको, क्या निकालना है, यहाँ निकालना है हमको क्या चीज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है फॉर्मूला, जी ई, यानी कि ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू, सर क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे ऑन द अर्थ, क्या हो जाएगा आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ क्या हो जाएगा आपका, जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर। चलो जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.67 × 10⁻-11 × 6 × 10⁻, क्या होगा आपका +24 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 6.4 × 10⁻, माइनस सॉरी क्या है आपका 6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें,
यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 6 पॉइंट, क्या लिखेंगे 6 पॉइंट। चलो भाई इसको डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख देते हैं। अब इसको कटा छाटा करोगे, काट छाट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपका आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, जी इज इक्वल टू होता है जी ई, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काट छाट कर देख लो, काट छाट कर देख लो, इसको यही आएगा। कोई दिक्कत इसमें भैया, कोई भी दिक्कत है क्या? हम हो गया। अब मून पर जानते हैं, रिलेशन जानेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, दोनों के बीच का रिलेशन जानते हैं। क्या जानेंगे यहाँ पे, दोनों के बीच का रिलेशन। मिटा दो इसको। देखो भाई यहाँ जानेंगे द रिलेशन बिटवीन, तो क्या जानेंगे यहाँ पे, द रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून। क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ ऑन द मून जानेंगे यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि क्या क्या चीज के बीच में, यानी कि जी ई जानेंगे, वी एस किसके जानेंगे, जी एम जानेंगे। आया समझ में, जी ई वी एस जी एम, यानी कि जी ई वर्सेस क्या हो जाएगा, जी एम हो जाएगा। ठीक है भैया, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जी ई इज इक्वल टू जी एम ई। चलो इसका पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीज होता है। यानी कि लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ कितना होता है भैया, मास ऑफ अर्थ होता है आपका 6 × 10⁻24 kg। यहाँ मास ऑफ मून क्या होता है, मास ऑफ मून यानी एम लिख सकते हैं। मास ऑफ मून क्या होता है, ये जो होता है आपका 7.4 × 10⁻22 kg होता है। रेडियस ऑफ अर्थ लिखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6400 किलोमीटर। 6 पॉइंट लिख लेंगे, 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ मून यानी कि 1.74 × 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। आया समझ में, यह किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। चलो भैया अब दोनों के बीच में रिलेशन जानेंगे। यहाँ पे जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, जी क्या लिखेंगे, कैपिटल जी इनटू यानी कि एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, जी का जी नहीं रहने देते हैं क्योंकि जी से जी फी, इट मीन जी से जी क्या हो जाएगा, फी कैंसिल हो जाएगा। चलो इसलिए इसको हम यहीं रहने देंगे। m का वैल्यू क्या लिखेंगे, इनटू 6 क्या 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 24 kg। क्या हो जाएगा आपका 24 kg हो जाएगा भैया, होगा ना। अब डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत। अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन 1 मानेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जी एम इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जी एम इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर। कोई दिक्कत इसमें, इसका स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ जी लिखेंगे, एम का वैल्यू क्या है, जी एम का वैल्यू क्या है, अच्छा क्या है एम का वैल्यू क्या है आपका 7.4 × 10⁻22 हो गया, डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू है 1.74 × 10⁻6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 2। कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए भाई क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे क्या चीज, यहाँ पे करेंगे कि आपका फाड़ देते हैं। चलो
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, GE डिवाइडेड बाई GM कर लेते हैं, या GM डिवाइडेड बाई GE कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा GM डिवाइडेड बाई GE करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। चलो डिवाइड करेंगे, मिटा दें इसमें। चल तेरे इश्क में फिर से बढ़ जाते हैं। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे, क्या था, सॉरी यार मिट गया है, चलो फिर भी याद हमको क्या है, इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन 1 यानी कि क्या है, GE डिवाइडेड बाय G, इसका वैल्यू क्या था आपका, G इंटू 6 इंटू 10 इज टू पावर कितना था 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे था 6.4 इंटू 10 इज टू पावर 6 का स्क्वायर था, डिवाइडेड बाय, बड़ा का डिवीजन लिखेंगे भैया, यहाँ क्या लिखेंगे, बड़ा वाला डिवीजन यानी कि इक्वल टू लिखेंगे GE डिवाइडेड बाय G, कोई दिक्कत इसमें, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे G इंटू क्या का, क्या लिखेंगे G इंटू, ये था का 7.4 इंटू 10 इज टू पावर 22 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कितना था, यानी कि 1.74 इंटू 10 इज टू पावर 6 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, जी से जी गायब, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको मिटा दूं मैं, इसको हम लिखेंगे GE डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, GM होगा इज इक्वल टू, चलो भैया ऐसे क्या करेंगे यहाँ पे, यह जो है आपका डिवीजन में है तो इसको हम कैसे में, सॉरी क्या मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी कि 6 इंटू 10 इज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 6 पॉइंट, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6.4 इंटू 10 इज टू पावर, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.4 इंटू 10 इज टू पावर, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे, इंटू इसको लिखेंगे हम लोग क्या चीज 1.74 इंटू 10 इज टू पावर, क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय लिखेंगे 7.4, सॉरी क्या 1.7 क्या लिखेंगे 1.74 इंटू 10 इज टू पावर 22, कोई दिक्कत इसमें। अब भैया जब इस सब को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा GE डिवाइडेड बाय GM इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा यार 6 के बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं GE का वैल्यू जो होगा कितना होगा भाई, यानी कि 6 G ये होगा, आया समझ में, या लिख सकते हैं और करके लिख सकते हैं GM इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं GE डिवाइडेड बाई 6, ये भी हो सकता है आपका, आया समझ में। अब बताओ भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ होता है आपका, यहाँ लिखते हैं जानते हैं यहाँ पे, यानी कि GM का वैल्यू होगा आपका क्या चीज हो जाएगा आपका 9, क्या लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो इसको हम कटाते हैं 6 हो गया 6 वन जा 6 क्या आया आपका 36.6 हो गया, यहाँ पे फिर आया आपका 20 आया, यहाँ लिखेंगे क्या चीज 6 से लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे ऐसे ही जाएगा आपका, यानी कि GM का वैल्यू होगा 1.63 डॉट 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 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स होगा,
आइए भैया समझ में आए कि नहीं आए, आ गया ना। ये होगा ऑन द मून। कोई दिक्कत है मिस्टर? चलिए समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है कैलकुलेशन, कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है कैलकुलेशन, समझे? आया चलो भाई, अब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ जानेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन्फ्लुएंस्ड बाय, influenced by force of gravity of, क्या लिखेंगे? force of gravity, gravity of earth। अब देखो भाई क्या है आपका, क्या जानेंगे? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जानेंगे। किसके मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जानेंगे? इन्फ्लुएंस बाय द, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कौन इन्फ्लुएंस करता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्वर्स करता, क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। किसकी? अर्थ की। किसकी भाई? अर्थ की। ठीक है, चलो जानते हैं किस प्रकार से। ये जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है? यह अर्थ के सरफेस पे, यह मून है, सो क्या बोलते हैं इसका? अर्थ है। ये क्या है? जब अर्थ के सरफेस पर गिर रही है ये ऑब्जेक्ट, जिसका मास क्या है आपका? m है। तो यहाँ जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ जो है मास का ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जब क्या है ऑब्जेक्ट के टुवार्ड्स, क्या है सॉरी क्या है, अर्थ के सेंटर के टुवार्ड्स, ये जो है इसका सेंटर है, अर्थ के सेंटर के टुवार्ड्स कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है फ्रीली फॉल करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ठीक है, चलिए जानते हैं। ठीक है, लेट ए एन ऑब्जेक्ट हैज मास m क्या है आपका? फॉल क्या है? मूव्स towards the center of earth with initial velocity, with क्या है आपका? u initial velocity, क्या है आपका? with u initial velocity from, क्या आपका? from h height, कहाँ से भाई? h हाइट से। कितने हाइट से यह गिर रहा है आपका? h हाइट से गिर रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम h हाइट एंड achieve v फाइनल वेलोसिटी इन क्या है आपका? इन टी टाइम, कितने टाइम में भाई? टी टाइम, इन टी टाइम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इन टी टाइम। कितने टाइम में यह जो है पहुंचता है यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी को यह टी टाइम में क्या कर लेता है आपका? अचीव कर लेता है। कोई दिक्कत इसमें? टी टाइम में फाइनल वेलोसिटी को क्या कर लेता है ऑब्जेक्ट? अचीव कर लेता है। ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इज जी, यानी कि क्या है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन? क्या है आपका? जी। क्या आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन? जी है। कोई दिक्कत इसमें? हो गया। अब लिखेंगे यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो भाई इसमें हम दो तरह से हम इसका यूज करेंगे,
दो तरह से हम इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे तब, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करेंगे तब। दो कंडीशन है, एक ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तब, या दूसरा क्या है आपका, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब, थ्रो करेंगे तब। तो यहाँ दो कंडीशन बनते हैं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जानेंगे हम लोग। फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले जानेंगे, फर्स्ट कंडीशन। मिटा दो इसको, मिटा दो। यहाँ कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो मुंह जल्दी खोलिए। चलिए, यहाँ जो था आपका, यहाँ हमने क्या लिखा था आपका, जैसे कि क्या था आपका, अच्छा बताओ भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, ठीक है, आपका जैसे कि लिखेंगे इन द केस, फर्स्ट केस लिखेंगे, केस, फर्स्ट केस रहेगा आपका, फर्स्ट केस, केस क्या रहेगा आपका, फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट fall towards अर्थ, आपका जब अर्थ के टुवर्ड्स गिरेगा, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका, इस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इन दिस केस जो है आपका, इस केस में, ठीक है, एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन जो होगा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा भैया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जो है वेलोसिटी में क्या है, इंक्रीजमेंट होती है, बिकॉज increase in velocity, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ जो है वेलोसिटी में क्या होगा आपका, इंक्रीजमेंट होगा। आया समझ में, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा तो वेलोसिटी में क्या होगा आपका, क्या होगा, क्या होगा, क्या है, ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम ए हाइट, लिख लेंगे फ्रॉम ए हाइट, HEIGHT, हाइट, ठीक है भाई। तो यहाँ जो है इसके कितने इक्वेशन होते हैं, देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहाँ जो होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,